नमस्कार बच्चों, मैं कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान भाग 2 अध्याय 2 इस चैप्टर का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। ये चैप्टर नेम अपना है। इस चैप्टर के बारे में अपन आज हम पढ़ रहे हैं। ये प्राकृतिक संसाधन है, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। इसके कुछ टॉपिक इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है भूमि। भूमि हमारा प्राकृतिक संसाधन है। इसमें भूमि सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है, यानी हमारी पृथ्वी में जो पृथ्वी है उसका 30% भाग भूमि है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। यानी कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है इसमें भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यह पृथ्वी पर 30% के लगभग है। और इसमें जो भूमि हमें पाई जाती है उस भूमि का जो वितरण है वो जनसंख्या के अनुसार और जलवायु के अनुसार असमान पाया जाता है। यानी कुछ स्थानों पर जनसंख्या अधिक पाई जाएगी, कुछ स्थानों पर जनसंख्या कम पाई जाएगी। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, इन स्थानों पर जनसंख्या कम पाई जाएगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। तो इस प्रकार भूमि हमारा प्राकृतिक संसाधन महत्वपूर्ण है। फिर है भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। यानी हम भूमि का उपयोग है काफी कारणों के लिए करते हैं। जो विभिन्न कार्य में है वो है कृषि के लिए, खेती के लिए करते हैं, खनन के लिए करते हैं, सड़क बनाने के लिए हम भूमि का, इसके अलावा उद्योगों की स्थापना के लिए भी भूमि का उपयोग करते हैं। सारांश इससे भूमि उपयोग कहते हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। यानी कि भूमि का उपयोग हमारे जो भौतिक कार्य है, वहाँ की जलवायु है, वह भूमि की आकृति है, वो मैदानी क्षेत्र है या रेगिस्तानी क्षेत्र है, और वहाँ की मृदा यानी मिट्टी और भूमि में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों के आधार पर भूमि का उपयोग निर्धारित होता है। अब इसके आगे स्वामित्व के आधार पर भूमि को 2 भागों में बांटा गया है, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि जिसका मतलब कि जो स्वयं की हो, यानी जिसका अपन स्वयं पर्सनल जिसका मालिक हो, वह निजी भूमि में आता है। और सामुदायिक भूमि जिसमें समुदाय जिसका स्वामित्व हो तो वह सामुदायिक भूमि कहलाती है। इस प्रकार भूमि को 2 भागों में बांटा गया है। आगे है नेक्स्ट टॉपिक है भूमि संसाधन का संरक्षण। अब भूमि हमारे लिए एक प्राकृतिक संसाधन है, वो एक इतना महत्वपूर्ण है तो इसका संरक्षण यानी इसकी सुरक्षा भी अति आवश्यक है। इसके संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए? बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण, क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण, और भूमि आज वर्तमान में उद्योग धंधे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े कंपनियाँ ये स्थापित हो रही है, तो उसके लिए भूमि की अति आवश्यकता पड़ रही है। तो इस कारण से हमारी भूमि जो है उसका मतलब जो भूमि का उपयोग वनों के लिए होता था, खेती के लिए होता था, वो कम होकर इसका उपयोग अधिक होने लगा है। तो इसका संरक्षण अति आवश्यक है। अगर भूमि का संरक्षण नहीं हो तो हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। इस तरीकों से हम भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। अब ये टॉपिक अपन ने भूमि के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक अपना चल रहा है मृदा। मृदा यानी मिट्टी, यानी मिट्टी भी एक प्राकृतिक संसाधन में अपना आता है। और पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यानी कि जो पृथ्वी है इसकी ऊपरी भाग पर यानी प्रपटी पर जो दानेदार कण बिछे हुए होते हैं उनकी पतली परत को हम मृदा यानी मिट्टी कहते हैं। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई होती है।
मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। इस मिट्टी का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ जो जीवाश्म होते हैं तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिज से मिलकर मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण में काफी समय लगता है, हजारों वर्ष लगते हैं। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से होती है, यानी अपक्षय यानी इनका विघटन होता है और विघटन से फिर ये मृदा का निर्माण होता है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। अच्छा, जिस स्थान पर मृदा उपजाऊ होगी वहाँ वो स्थान उस अगर मृदा तभी उपजाऊ होगी जहाँ खनिज और जैव पदार्थों का सही मिश्रण होता है, तो वहाँ की मृदा अधिक उपजाऊ होगी। भारत में जलोढ़, काली, लाल, लैटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हैं। यानी भारत में कई प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। इनमें निम्न प्रकार दिए गए हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं: जलोढ़, काली, लाल, लैटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं। इस प्रकार की मृदाएं भारत में पाई जाती है। अब जिस प्रकार अपने भूमि का भी संरक्षण आवश्यक है, उसी प्रकार मृदा का भी संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि मृदा का संरक्षण नहीं होने से मृदा का अपरदन होता है और मृदा पानी के साथ बहकर नदी नालों में चली जाती है। और जो मृदा उपजाऊ होती है, जो अपनी खेती के लिए, फसलों के लिए उपजाऊ होती है, वो मृदा पृथ्वी पर रह नहीं पाती है। इसलिए मृदा का संरक्षण अति आवश्यक है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय: मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। यानी कि मृदा जो है उसका निम्नीकरण हो रहा है, वो किस कारण से हो रहा है? एक तो मृदा का अपरदन हो रहा है, दूसरा उसकी क्षीणता के कारण से मृदा का मतलब निम्नीकरण से मृदा का अपरदन हो रहा है और मृदा कम से कम होती जा रही है और उपजाऊ भी कम हो पा रही है। तो इसके लिए हमें इसके संरक्षण के उपाय अपनाना आवश्यक है। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारक मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। अब इसमें ये नेक्स्ट टॉपिक ये भी लिखा है कि मानवीय और प्राकृतिक। मानवीय कैसे हो सकता है कि जैसे मनुष्य है, आज आवश्यकता की जैसे भवन बनाना, फैक्ट्रियों के लिए कल कारखाने स्थापित करना, उन तो भूमि का उपयोग कर रहा है। भूमि का उपयोग से साथ में मृदा का भी उपयोग हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि मृदा का अपरदन भी हो रहा है और मृदा सुरक्षित नहीं रह पा रही है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिससे मृदा का अपरदन और क्षीणता होती जा रही है। और इसकी सुरक्षा के लिए, इस संसाधन को के बचाव के लिए हमने कुछ विधियां यहाँ पे बताई है आपको कि मल्च बनाना, यानी पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे जैव प्रवाह से ढक दी जाती है। यानी कि अगर मुझे अपन लोगों को अगर मृदा का संरक्षण करना है और हम मृदा का संरक्षण करना चाहते हैं तो हमें इसकी कुछ विधियां अपनानी होगी। मल्च बनाना, यानी पौधों के बीच अनावृत जो भूमि होती है वह जैव पदार्थ से वो ढक दी जाए तो मृदा का संरक्षण हो सकता है। इसके अलावा वेदिका फार्म, यानी वेदिका फार्म बना के भी मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। यानी चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। फिर है समोच्च रेखीय रोधिकाएं, पत्थरों, घास आदि। इसके अलावा मृदा का उपयोग किया जाता है इन रोधिकाओं को बनाने में। इस प्रकार से कुछ विधियां अपनाकर हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको जो प्राकृतिक संसाधन है, दो संसाधन आपको मैंने बताए हैं। इसमें पहला है भूमि, दूसरा मृदा। और भूमि प्राकृतिक संसाधन है, उसका संरक्षण, उसका उपयोग। इस चैप्टर में मैंने आपको बताया कि भूमि क्या है। भूमि हमारी जो जिस पर अपन रहते हैं वो भूमि है, वो 30% के प्रतिशत के बराबर है। फिर उसका उपयोग, भूमि का उपयोग हम किस किस कार्य के लिए करते हैं? कृषि, वानिकी, खनन, सड़क, इनके लिए हम भूमि का उपयोग करते हैं। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा कि भूमि को दो भागों में बांटा गया, निजी और स्वामित्व भूमि, फिर उस सामुदायिक भूमि। फिर उसके बाद में लास्ट में है कि भूमि जो एक प्राकृतिक संसाधन है उसका संरक्षण आवश्यक है। और इस संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए कि अधिक से अधिक वन लगाने चाहिए और वनारोपण करके रासायनिक कीटनाशक और उर्वरक पदार्थों का प्रयोग करके यहाँ पर इसका विनियमित उपयोग द्वारा हम भूमि संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। फिर इसी टॉपिक में अपन ने मृदा का पढ़ा था। मृदा में कि मृदा क्या है? पृथ्वी पर एक पतली आवरण जो दानेदार कणों के रूप में ढकी हुई है, तो वह पतली परत मृदा कहलाती है। और फिर मृदा के बारे में हमने पढ़ा था
इस प्रकार से मृदा का पूरा डिटेल कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, फिर मृदा कितनी प्रकार की होती है, जलोढ़, काली, लाल, ये सब पढ़ी थी। फिर इसके संरक्षण के अपने उपाय, यानी मृदा का संरक्षण अति आवश्यक है क्योंकि यह उपजाऊ है। इस प्रकार हम इस चैप्टर में हमने पढ़ा, और नेक्स्ट टॉपिक में इस चैप्टर के प्राकृतिक संसाधन और आगे हम थैंक यू।